हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तिमिर बरन साहू, सीनियर कंसल्टेंट पीडियाट्रिक्स एंड न्यूनेटोलॉजी, अपने यूट्यूब चैनल जॉयफुल पेरेंटिंग विद डॉक्टर तिमिर में आप सबका स्वागत करता हूं। पिछली बार हमने देखा कि डब्बे के दूध यानी इन्फेंट फार्मूला से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम जब ब्रेस्ट फीडिंग कराएं तो वो सक्सेसफुल हो। तो आज हम कुछ ऐसे टिप्स आपके साथ शेयर करेंगे जिससे कि ब्रेस्ट फीडिंग यानी माँ के दूध के सक्सेसफुल होने के चांसेस कहीं ज़्यादा हों। पहली बात, इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि माँ को पूरी जानकारी होनी चाहिए कि आगे क्या होने वाला है। इसके लिए जरूरी है कि हम हर जो भी हमारे पास सोर्स है इंफॉर्मेशन का, वो किताबें हो सकती हैं, वो आर्टिकल्स हो सकते हैं, वो वीडियोस हो सकते हैं, वो अन्य लोग हो सकते हैं, वो ब्रेस्ट फीडिंग क्लासेस हो सकते हैं, कुछ भी, लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जो है वो हासिल करें ताकि हमें पता रहे कि क्या क्या समस्याएं आ सकती है, उन समस्याओं का समाधान क्या हो सकता है और हम कैसे इन चीज़ों को पार कर सकते हैं। तो जानकारी, पूरी जानकारी पाना सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग का पहला पार्ट। दूसरी बात, इसके लिए जरूरी है कि हम कहते हैं स्टार्ट एज सून एज पॉसिबल, यानी कि जितना जल्दी हो सके बच्चे को माँ का दूध हमें लगाना चाहिए। जो बच्चे नॉर्मल डिलीवरी में से पैदा हुए हैं उन्हें सेम डे कर लेना चाहिए, और जो सिजेरियन से पैदा हुए हैं उनको, अगर माँ को चूंकि दर्द होता है पहले दिन, टांकों में भी दर्द होता है और स्पाइनल एनेस्थीसिया के चलते सिर में भी दर्द होता है, तो दूसरे दिन डेफिनेटली वो लगाएं। इसके पीछे एक वजह भी है। बच्चे का जो सकिंग का जो रिफ्लेक्स है यानी माँ का दूध खींचने का जो रिफ्लेक्स है वो शुरुआती 2 घंटे में सबसे ज़्यादा होता है, और खासकर 30 मिनट से 60 मिनट के बीच में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अर्ज होता है बच्चे को कि वो माँ के दूध को खींचना शुरू करे। तो हमें इस विंडो का, ये जो नेचर ने हमें एक विंडो दिया है, इसको हमें डेफिनेटली यूटिलाइज करना चाहिए। इसीलिए जो भी मदर्स नॉर्मल डिलीवरी से बच्चा हुआ है जिनको, वो आधे घंटे के अंदर हर हाल में वो अपना दूध पिलाना शुरू कर दें। तो ये बहुत बढ़िया रहेगा कि आगे ब्रेस्ट फीडिंग सक्सेसफुल ही रहेगी। उसके बाद तीसरा जो हम एक पॉलिसी फॉलो करते हैं वो है रूमिंग, यानी कि माँ और बच्चा एक साथ ही रहते हैं। इसके 2 फायदे होते हैं। पहली बात कि जब बच्चा माँ के पास रहता है तो बच्चे को देखने से, उसको छूने से, उसके स्पर्श से और उसके जो करीब में जो उसका जो फिजिकल प्रॉक्सिमिटी है उसके करीब रहने से माँ का ऑटोमेटिकली दूध बनना शुरू हो जाता है और दूध के उतरने का भी संभावना बढ़ता चला जाता है, पहला चीज़। और इसीलिए इसी को हम रूमिंग इन कहते हैं। तो हर बार ये कोशिश करनी चाहिए कि जितना जल्दी हो सके बच्चा जो है माँ के पास शिफ्ट हो जाए और माँ के पास ही रहे। चौथा, हम इसमें एक ये कहते हैं कि बैन द बॉटल। कहने का मतलब है कि अगर किसी वजह से बच्चा ठीक से दूध नहीं पी रहा है, माँ को दूध नहीं आ रहा है, एक स्ट्रगल हो रहा है दूध पिलाने को लेके, और हम मजबूर हैं कि हम उसे जो है डब्बे का दूध पिलाएं यानी इन्फेंट फार्मूला पिलाएं, तो भी हम उसे हमेशा कटोरी चम्मच से या ऐसे पिलाते हैं। हम कभी भी बॉटल का इस्तेमाल नहीं करते। तो बॉटल का इस्तेमाल करने से एक परेशानी आती है जिसे कि हम निप्पल कन्फ्यूजन करके कहते हैं। मतलब कि दूध खींचने का तरीका, माँ से दूध खींचने का तरीका अलग है और बॉटल से दूध खींचने का तरीका अलग है। तो हमें बॉटल को बिल्कुल भी इंट्रोड्यूस नहीं करना है। तो एक बेसिक पॉलिसी अधिकतर हॉस्पिटल्स में फॉलो की जाती है, दैट इज एब्सोल्युटली नो बॉटल्स। अब बात आती है फीडिंग शेड्यूल की कि भाई कौन सा शेड्यूल बेहतर है। हम बच्चे को उसकी ज़रूरत के मुताबिक यानी ऑन डिमांड फीड कराएं या हम एक टाइम बाउंड फैशन में यानी शेड्यूल फीडिंग कराएं। इन दोनों में से कौन सा बेहतर रहेगा? तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि बच्चे की जो भूख है वो तीसरे दिन के आगे ही अच्छे से आती है। इसलिए तीसरे दिन के बाद आप ऑन डिमांड फीडिंग कराएं तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं। लेकिन शुरुआती 2 दिनों में जबकि बच्चे को इतनी भूख नहीं लग रही है तो हमें एक टाइम बाउंड फैशन में यानी शेड्यूल फीडिंग अगर कराएं हम तो वो अच्छा रहेगा। इसके 2 फायदे रहेंगे। एक, बच्चे को बराबर दूध मिलता रहेगा। दूसरी बात, जब बच्चा खींचेगा तो माँ का दूध भी बढ़ता चला जाएगा। तो शुरुआती दिनों में हमको शेड्यूल फीडिंग यानी हर 2 घंटे में दूध पिलाना चाहिए, और 2 दिन के बाद जब बच्चे को अच्छे से भूख लग जाए और माँ का दूध भी बनने लगे तो उसके बाद हम ऑन डिमांड फीडिंग शुरू कर सकते हैं। अगली बात कि हम कई बार इंतजार करते हैं कि बच्चा रोया नहीं तो हमने उसे दूध नहीं पिलाया, बच्चा ठीक से उठा नहीं, उसने दूध मांगा नहीं तो हमने दूध नहीं पिलाया। ध्यान रखिए कि जो रोना जो है दैट इज ए लेट साइन ऑफ हंगर। मतलब बच्चा एक बार रोना शुरू कर दिया मतलब वो काफी देर से उसे भूख लग रही थी। तो जो अर्ली साइंस ऑफ हंगर है यानी भूख लगने के जो शुरुआती लक्षण है
वो जैसे कि हम कहेंगे बच्चा अपने पास के कपड़े को खा रहा है, अपने हाथ को अपने मुंह में घुसा के उसको चूसने की कोशिश कर रहा है, या अपना मुंह बड़ा सा खोल रहा है और बहुत अलर्ट है, चारों तरफ देख रहा है, तो ये शुरुआती लक्षण है कि बच्चे को ऑलरेडी भूख लग रही है। इस दौरान अगर हम उसे माँ का दूध दें तो वो ज़्यादा संभावना है कि वो और अच्छे से पिएगा, बजाय इसके कि हम उसके रोने का इंतजार करें। अगर किसी कारण से बच्चे ने रोना शुरू कर दिया है भूख के मारे और अब हम उसे दूध पिलाना चाहते हैं, तो बेहतर होता है कि पहले उसे हम शांत करें, उसके बाद उसे माँ का दूध पिलाएं। तो शांत करने के लिए आप बच्चे को थोड़ा सा झुला सकते हैं ताकि उसे महसूस हो कि भाई आप उसके साथ में हैं। आप थोड़ा सा माँ का दूध उसके मुंह में डायरेक्टली दे सकते हैं बिना उसके कोशिश के, ताकि वो शांत हो जाए। एक बार बच्चा शांत हो जाता है तो उसके बाद फिर वो डायरेक्टली माँ की छाती से दूध खींच सकता है। जैसा कि हमने कहा कि बच्चे को भूख तीसरे दिन के बाद लगती है, शुरुआत में उसे इतनी ज़्यादा भूख नहीं लगती, और माँ का दूध भी तीसरे दिन के बाद ही अच्छे मात्रा में पैदा होता है। तो ये जो शुरुआती 2 दिन है, आप इसे सोच सकते हैं कि ये प्रैक्टिस करने के लिए है। अगर बच्चे को अच्छे से भूख नहीं लग रही है और फिर भी माँ उसे बार बार दूध पिलाती है, तो माँ और बच्चा दोनों एक दूसरे को समझने लग जाते हैं। एक रिदम पैदा होता है माँ और बच्चे के बीच में। तो तीसरे दिन के आसपास जब बच्चे को अच्छे से भूख लगती है, तो माँ का शरीर भी तैयार हो चुका होता है उसे अच्छे से दूध पिलाने के लिए। तो शुरुआती 2 दिनों को आप बिल्कुल इसे प्रैक्टिस के तौर पर लें कि बेशक दूध नहीं हो रहा हो, लेकिन हमने कोशिश करते रहना है। अगला जो हमें हेल्प हो सकती है वो है कि हमें अगर कोई मदर सक्सेसफुली इसको नहीं कर पा रही तो उसे हमें सपोर्ट करना है। तो ये सपोर्ट जो है जो एक्सपीरियंस नर्सेस हैं वो दे सकती हैं, घर की जो बड़ी औरतें हैं वो दे सकती हैं, वो अपने तजुर्बे से बता सकती हैं मदर को कि क्या करें ताकि वो अपना दूध अच्छे से पिला सकें। खासकर जो एक्सपीरियंस नर्सेस होती हैं वो लैक्टेशनल काउंसलर्स का भी काम करती हैं। वो अपने तजुर्बे से मदर को ऐसे बहुत कुछ टेक्निक्स वगैरह बता पाती हैं कि जिसके जरिए कि ब्रेस्ट फीडिंग के सक्सेसफुल होने के या कामयाब होने के चांसेस अच्छे हो जाते हैं। इस पूरे प्रकरण में माँ का रिलैक्स रहना बड़ा जरूरी है। अगर किसी वजह से माँ जो है बच्चे को अपना दूध अच्छे से नहीं पिला पा रही है और अगर उसकी वजह से स्ट्रेस में आ जाती है, तो ये एक काउंटर प्रोडक्टिव चीज हो जाती है, क्योंकि स्ट्रेस में रहना जो है वो ऐसा ही है जैसे शरीर में दर्द होना। तो उसका नतीजा ये होता है कि दूध बनना भी माँ का कम होता चला जाता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी ब्रेस्ट फीडिंग जो है सक्सेसफुल हो, माँ का दूध बच्चे को अच्छे से मिले, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि माँ पूरे तौर पे रिलैक्स रहें ताकि उनका दूध अच्छे से बने और वो पिला सकें बच्चे को दूध। आखिर में अगर सब कुछ ये नहीं हो पाता तो फिर भी हमें हारना नहीं है, हमें धैर्य रखना है। और 10वां पॉइंट यही है कि पेशेंस। अगर माँ हेल्दी है और बच्चा हेल्दी है तो कोई वजह नहीं है कि बच्चे को उसकी माँ का दूध ना मिले। हमें बस कोशिश करते रहना है और डेफिनेटली हम कामयाब होंगे। तो धन्यवाद। मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ कि माँ को आप एनकरेज करें ताकि वो बच्चों को अपना दूध पिलाएं। और गुड लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।